Hello students, welcome in your science class. Today we will start our new chapter of physics class 9, that is work, power and energy. Okay, this is our fourth chapter of physics. इससे पहले हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं. सबसे पहला हमने पढ़ा था मोशन, फिर हमने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन और आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी. और ये चैप्टर जो है वो आपके प्रीवियस चैप्टर से ही रिलेट करता है. ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी आएंगे जो हम प्रीवियस चैप्टर से रिवाइज करेंगे और उसको यूज करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है. ओके, सो इंट्रोडक्शन में क्या क्या है. सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है. ठीक है, सेकंड है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क. हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है विदाउट एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. बिना मैथ्स को यूज करे हम थियोरेटिकल वे में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क को पढ़ेंगे. ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो हम वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव वर्क को डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट को. उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ देखते चलेंगे. ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें थ्योरी तो समझ में आ जाती है लेकिन हम न्यूमेरिकल्स में अटक जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी करते रहेंगे. ठीक है, इसके बाद आता है आपका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर दैट पोटेंशियल एनर्जी, देन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे फिर वो करेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, देन न्यूमेरिकल्स एंड लास्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्क. सो वो फर्स्ट टॉपिक इज वर्क. ठीक है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, वर्क. ठीक है, अब बच्चों हम अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में काफी सारे वर्क करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं. आप कहोगे कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, ये सारा क्या है, वर्क है. ठीक है, बट साइंस में हम वर्क किसको कहते हैं. ठीक है, देखो इजी लैंग्वेज में कहें तो अगर वर्क को डिफाइन करना होगा तो आप कैसे वर्क को डिफाइन करोगे. तो वर्क को डिफाइन करने के लिए सिंपल एक सेंटेंस है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. मोशन आपने पढ़ लिया, फोर्स आपने पढ़ लिया. वर्क इन्हीं 2 टर्म से रिलेट करता है. कैसे कि वर्क तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स, मतलब सपोज कि ये एक बॉक्स है. ठीक है, आप इस पे क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे. ठीक है, और ये फोर्स आप किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, राइट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो. तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये बॉक्स खिसक के यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, मतलब यहाँ से खिसक के इधर आ जाएगा. तो इस बॉक्स ने क्या किया, अपना प्लेस को डिस्प्लेस कर दिया और कहाँ चला गया, आगे चला गया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया था. ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि एक बॉक्स है जिसमें आपने राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है और वो बॉक्स भी किस डायरेक्शन में गया है, राइट डायरेक्शन में गया है. मतलब उस बॉक्स ने क्या किया है, मोशन किया है. हमने यही तो पढ़ा था, मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस को चेंज करता है तो वो कहलाता है कि वो मोशन किया है, उसने मोशन किया है. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस बॉक्स पे आपने राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है और वो बॉक्स भी राइट डायरेक्शन में ही चला गया. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, वर्क हुआ है. समझ में आ गया. तो वर्क को हमने किस तरीके से डिफाइन किया है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. कि वर्क कब होता है, वर्क तब होता है जब कोई फोर्स, लगाया हुआ फोर्स मोशन प्रोड्यूस करे, मतलब अपनी जगह को, अपनी प्लेस को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे और वो दूसरी पोजीशन पर आ जाए. ठीक है, तो आपको एग्जांपल आई होप समझ में आ गया होगा कि वर्क को किस तरीके से डिफाइन किया गया है. कि वर्क कब होगा, जब किसी पर लगाया गया फोर्स,
उसको मोशन में ले आए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है। ठीक है, सेकेंड लाइन पढ़ो। वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। अब किसी भी बॉडी से वर्क जो हुआ है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है बच्चों? पहला फैक्टर है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, अभी इसको समझेंगे। दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी मैंने आपको ये बताया कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया गया बच्चों? राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप जिस डायरेक्शन में फोर्स को लगाओगे मूवमेंट भी किधर जाएगा? ये बॉक्स भी किधर जाएगा? ये भी राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड फैक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये बॉक्स क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जहां पर वो पहले रखा था वहां से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब वर्क किस पे डिपेंड करता है? एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स तो हमने देख लिया कि फोर्स लगाने से ही तो मूवमेंट होगी, नहीं फोर्स लगाओगे तो मूवमेंट नहीं होगी, वर्क नहीं होगा। ठीक है, वर्क 2 ही फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, या तो एक तो फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स लगाने पे बॉडी क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, चाहे वो लिविंग बॉडी हो चाहे वो नॉन लिविंग बॉडी हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि वर्क तभी होगा जब कि फोर्स हम जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं बॉडी भी उधर ही डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, सपोज कि आप फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो बॉडी भी किधर जाएगी? लेफ्ट डायरेक्शन में ही जाएगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप इधर इस डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहे हो और बॉडी आपकी अपोजिट जा रही है, ऐसा तो नहीं होगा। तो वर्क कब होगा? कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, सपोज कि राइट डायरेक्शन में कर रहे हो तो बॉडी भी किधर जाएगी? राइट डायरेक्शन में। और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में कर रहे हो तो बॉडी भी किधर जाएगी? लेफ्ट डायरेक्शन में। और वो बॉडी जो अपनी प्लेस को चेंज कर रही है उसी को हम क्या कहेंगे? कि उसने क्या किया है? वर्क किया है। आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका वर्क डन इन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 2 कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हम अब क्या बनाएंगे? वर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाएंगे कि अगर हमें वर्क कैलकुलेट करने को आ गया तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, वर्क डन किसी मूविंग बॉडी का इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो बच्चों, फॉर्मूला कैसे बनेगा? W मीन्स वर्क डन। ठीक है, वर्क डन होगा यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, कि कितना फोर्स हम उस बॉडी पर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनटू प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, कि कितना डिस्टेंस उस बॉडी ने कवर किया है फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये बन गया आपका वर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम कि आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई ही क्यों किया है, प्लस माइनस और डिवाइड क्यों नहीं किया? तो इसको देखते हैं बच्चों। देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस डिवाइड सेटिस्फाई नहीं करते। क्यों नहीं सेटिस्फाई करते? क्योंकि देखो, वर्क फोर्स और डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। अगर फोर्स इन दोनों में से, इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक भी टर्म अगर 0 होती है तो वर्क अपने आप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर सपोज कि फोर्स 0 गए, हमने फोर्स 0 ले लिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0, वर्क भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा ही नहीं रहे हो, सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है। ठीक है, अगर इस पे मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगी तो ये मार्कर एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर किया। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे ही नहीं तो वो डिस्प्लेस कैसे होगा? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है,
अगर दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई चीज ये अगर जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब किसी बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया, मतलब कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, कोई मूवमेंट शो नहीं की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने वर्क किया है? भले ही उसने बहुत सारा वर्क किया हो, लेकिन अगर वो सेम पोजीशन पर है, डिस्प्लेस नहीं हुआ है, तो भी वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर एक भी टर्म जीरो है तो वर्क अपने आप जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मल्टीप्लाई सेटिस्फाई हो गया और ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया बच्चों? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F क्या है बच्चों? F है हमारा फोर्स और S क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में जब भी वर्क कैलकुलेट करने को आएगा तो हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वर्क के बारे में पढ़ लिया, ये भी देख लिया हमने कि वर्क किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट होता है फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और सेकंड हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला निकाल लिया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे वर्क की एसआई यूनिट। अब वर्क की एसआई यूनिट आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। देखो क्या होगा, वर्क का एसआई यूनिट कैसे कैलकुलेट करोगे? फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर। ठीक है, तो वर्क का जो एसआई यूनिट हुआ वो क्या बन गया? न्यूटन मीटर। ठीक है, अब ये जो वर्क के बारे में इतनी सारी जो स्टडी की, डिस्कवरी की, वो किसने की थी? जूल नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज की थी और उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया। ठीक है, तो इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट में इसका जो नाम दिया गया वो दे दिया गया जूल। तो हम न्यूटन मीटर को वर्क का वन यूनिट, अगर हम एसआई यूनिट बोले तो इसकी यूनिट जूल भी कहलाती है, दैट इज JOULE। ठीक है, और इनको शॉर्ट में जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे एसआई यूनिट पूछी जाए वर्क की तो आप बोलेंगे न्यूटन मीटर और यू कैन से जूल। ओके, इसके बाद आपको अगर 1 जूल डिफाइन करने को आए, ठीक है, अगर आपसे बोले डिफाइन 1 जूल, क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 जूल, तो 1 जूल का मतलब क्या है बच्चों? देखो 1 जूल होता है कब? जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाया जाए? 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस होगा? वो ऑब्जेक्ट भी कितना डिस्प्लेस होगा? 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल कब कहलाएगा? जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी कितना होगा? 1 मीटर ही डिस्प्लेस होगा। और किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाया गया है। ठीक है, सपोज इस डायरेक्शन में लगाया गया है तो ऑब्जेक्ट भी 1 मीटर राइट डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस होगा और यही 1 जूल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो 1 जूल को अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 1 जूल क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया गया है? 1 न्यूटन। ठीक है, वर्क को निकाल रहे हैं हम। ठीक है, 1 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितने हैं? 1 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 1 न्यूटन मीटर। और हम न्यूटन मीटर को और क्या लिखते हैं? जूल। तो ये हमने 1 जूल को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1 जूल को डिफाइन कर सकते हो कि जिस किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कितना होगा? 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो वो 1 जूल कहलाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्क का, कि वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप बताओ कि स्केलर क्या होता है? स्केलर होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं की जाती है, वो होता है स्केलर। और वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब हम
देख रहे हैं वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क को स्केलर क्वांटिटी कैसे समझेंगे, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स भी देखो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो इस हिसाब से वर्क क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। बट हम तो कह रहे हैं कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप देखो, हमने प्रीवियस चैप्टर में फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, स्केलर होता है, और एक्सेलरेशन होता है हमारा वेक्टर। तो इस हिसाब से हमारा फोर्स क्या हो जाता है, वेक्टर। बट यहाँ पर तो दूसरा केस आ रहा है, यहाँ पर तो हमारे दोनों ही फैक्टर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में है, लेकिन वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको समझते हैं। देखो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स बताया था, अगर आपको याद हो तो। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे पढ़ते थे हम, देखो बैलेंस्ड फोर्स कब होता है बच्चों, जब सेम डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर राइट डायरेक्शन में, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोर्स कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ये आपको पता था, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स ऑब्जेक्ट आ रहा है और हम फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और लेफ्ट डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर फोर्स हो जाता है नेगेटिव। ये चीज मैंने आपको समझाई थी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में आप दोबारा से पढ़ सकते हो, वो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है बच्चों, देखो कि फोर्स पॉजिटिव कब होता है, जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और नेगेटिव कब होता है, कि हम राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और कोई दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो वहां पर फोर्स कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समझना है वर्क के केस में। अब यहाँ पर देखो, ये चीज देख लो आप, कि किसी भी एक डायरेक्शन को ले लो, कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट उधर जाना चाहिए तो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा। चाहे वो लेफ्ट से ले लो आप, चाहे राइट से ले लो, ठीक है। मैंने राइट से लिया है कि राइट में लगा रही हूँ, ऑब्जेक्ट भी राइट में जा रहा है, तो हम फोर्स क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं वर्क के केस में। देखो वर्क के केस में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, तो F क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव। समझ में आ गया। अब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट भी उधर ही जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी किधर जा रहा है, डिस्प्लेस किधर हो रहा है, राइट में ही हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है, अपोजिट मतलब लेफ्ट में लग रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और फोर्स लेफ्ट में एक्सर्ट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, लेफ्ट में ही होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। राइट को हम ले रहे हैं पॉजिटिव और लेफ्ट को हम ले रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप वर्क निकालो, तो वर्क क्या हो गया बच्चों, डायरेक्शन चेंज किया है ना हमने वर्क के समझने के लिए, कि जब हम राइट में लगा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट भी राइट में हो रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और फोर्स भी पॉजिटिव। और जब हमने लेफ्ट में लगाया तो लेफ्ट में हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो हमने ये अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स में ही क्लियर कर लिया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वर्क क्या हो गया यहाँ पर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी पॉजिटिव है, ठीक है। और सपोज कि यहाँ पर आपने 1 न्यूटन लगाया है और 1 मीटर चेंज हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। दूसरी तरफ देखो, यहाँ भी 1 1 था, ठीक है, तो 1 वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है, -1, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी माइनस में ही होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर आपको प्लस, आंसर आ जाएगा आपका 1 न्यूटन मीटर और यू कैन से 1 जूल। अब आप आंसर में देखो कि यहाँ पर भी 1 जूल है, यहाँ पर भी 1 जूल है,
बट यहाँ पर डायरेक्शन तो अलग थी, आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो इससे हमें क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है कि जो वर्क है ना वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, इसीलिए हम वर्क को क्या कह रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई रिपीट, एक बार मैं और समझा देती हूँ उस कॉन्सेप्ट को। देखो, हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में ये पढ़ा था कि अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज कि राइट डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो अगर राइट डायरेक्शन में हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी किधर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो भी किधर होगा, राइट में होगा, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वर्क कैसा, फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अपोजिट अगर उसका हम लेंगे दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट माइनस में एक्सर्ट करेंगे, मतलब अपोजिट साइन लगेगा, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में ही लगेगा। ठीक है, डिस्प्लेस जो होगा ऑब्जेक्ट वो भी लेफ्ट में ही जाएगा, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और जब हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा सेम आएगा जैसे कि हमारे पॉजिटिव में आया था। तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्शन का कोई फैक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, यह सिर्फ मैग्नीट्यूड इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम वर्क को क्या कहते हैं, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।